आईकॉन मेंबर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो देखिए, जब भी हम किसी पर्सन का आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। क्योंकि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट होगा तो उसने ग्लोबली जितनी भी इनकम अर्न की होगी उस पर उसको इंडिया में आकर टैक्स पे करना होगा। वही अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट होगा तो इस केस में उसने जो इंडिया में इनकम अर्न की होगी, जो उसकी इंडियन इनकम होगी, उसी पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। तो अब किसी पर्सन को इंडिया में टैक्स पे करना है या नहीं करना, ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। तो कोई पर्सन रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। रेसिडेंट वो पर्सन होगा जो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए रहता है या फिर वो इंडिया में ही रहता है। और नॉन रेसिडेंट पर्सन वो पर्सन होगा जो इंडिया में या तो रहता ही नहीं है या फिर रहता है तो काफी कम टाइम के लिए रहता है या फिर वो कभी कभी इंडिया विजिट करने आ जाता है, हॉलीडेज मनाने आ जाता है। तो ऐसे पर्सन को नॉन रेसिडेंट बोला जाता है। अब कोई पर्सन इंडिया में कितने दिन के लिए रहे जिससे वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाए, ये बताता है सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी साल 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में रुक जाता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। अब जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब जब हम इस साल का आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इस साल कोई पर्सन, जिस पर्सन का हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, वो इस साल एटलीस्ट 182 डेज के लिए इंडिया में रहा था क्या। अगर वो रहा था तो वो बन गया इंडिया का रेसिडेंट। अगर वो नहीं रहा था तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। बट अगर वो 182 डेज के लिए नहीं रहा था तो एक कंडीशन और है, आप इसको और चेक कर लो। आप चेक कर लो कि इस साल वो कम से कम एटलीस्ट 60 डेज के लिए इंडिया में रहा था क्या। अगर रहा था तो ये चेक कर लो कि अगर 60 डेज इसमें रहा था तो इसके पास्ट 4 इयर्स जो हैं, तो इसके लास्ट 4 इयर्स कौन से होंगे, 24-25, 23-24, 22-23 एंड 21-22। इन चारों सालों में मिलाकर वो एटलीस्ट 365 डेज रह लिया था क्या। ओके, तो अगर 182 डेज तो वो नहीं रह पाया था तो सेकंड कंडीशन चेक कर लो, क्या 60 डेज रह लिया था। अगर 60 डेज रह लिया था तो उसके लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज के लिए एटलीस्ट रह लिया था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो भी वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, मतलब 182 डेज भी नहीं रहा था या फिर 60 डेज भी वो नहीं रहा था, वो नॉन रेसिडेंट बन गया, या फिर 60 डेज रह लिया था बट 365 डेज वो नहीं रह पाया था, तो भी वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो कोई पर्सन किसी साल रेसिडेंट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर वो नॉन रेसिडेंट बन जाए, इतने साल वो रही ना। ये भी पॉसिबल है उसके नेक्स्ट ईयर फिर से वो रेसिडेंट बन जाए। पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है कि हर साल किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता रहे। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो पहले हमको ये चेक करना होता है कि वो पर्सन इस अकॉर्डिंग रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। बट 3 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमको ये सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं करनी होती। 3 केसेस ऐसी हैं जहां पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप सिंपली फर्स्ट कंडीशन चेक कर लो कि वो पर्सन 182 डेज के लिए रहा था कि नहीं रहा था। अगर वो रह लिया था 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो नहीं रहा था तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। 3 केसेस ऐसे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले, अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है। इंडिया का सिटीजन कौन पर्सन बनता है? तो अगर किसी पर्सन ने इंडिया में बर्थ लिया है प्लस उसके मदर या फादर में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है तो उस वाले केस में वो पर्सन बाय बर्थ जो होता है वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है। तो सिटीजनशिप लेने के लिए, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो वो बाय बर्थ ही इंडिया का सिटीजन हो, इंडिया में उसने बर्थ ले लिया है और उसकी मदर या फादर में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है तो उसको अपने आप ही जो इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। दूसरा, पर्सन अप्लाई करके भी
ले सकता है, ठीक है। तो दूसरे केस में अप्लाई करना होता है अगर इस तरीके से वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता तो, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया से बाहर जा रहा है, बाहर क्यों जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उसकी बाहर जॉब लग चुकी है वो इसलिए जा रहा है, या फिर उसकी जो कंपनी है इंडिया की उसकी किसी प्रोजेक्ट पर्पस से वो बाहर जा रहा है, या फिर किसी बिजनेस या प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए वो बाहर जा रहा है, ओके। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस से वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है, तो इस वाले केस में आप केवल फर्स्ट कंडीशन चेक कर लो, एटलीस्ट उस साल में, जिस साल का हम आईटीआर फाइल कर रहे हो उस साल में 182 डेज या उससे ज्यादा रह लिया है रेसिडेंट, अदरवाइज वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। दूसरा एक केस क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या है कि अगर कोई पर्सन इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियन शिप है और उसका क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर कौन होते हैं? तो जो भी पर्सन शिप में वर्क करते हैं वो क्रू मेंबर होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो, अब जब शिप है तो उसमें कुक भी होगा, उसमें मेड भी होंगी, उसमें क्लीनर भी होंगे, तो ये सारे पर्सन बोले जाते हैं क्रू मेंबर्स। तो अगर कोई पर्सन इंडियन शिप में क्रू मेंबर है तो इस वाले केस में वो शिप जा रहा है, तो आप देख लो ये जो क्रू मेंबर्स हैं अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रह लेते हैं तो वो इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हैं, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट होते हैं। थर्ड केस होता है अगर कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है, कौन आ रहा है? या तो वो इंडिया का सिटीजन हो या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? तो अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन ने खुद या उसके पेरेंट्स ने या उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मैटरनल और पैटर्नल कोई भी हो सकती हैं, इनमें से किसी ने अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ लिया है। अनडिवाइडेड इंडिया क्या? 1947 से पहले जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, तो ये सब इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे। तो अगर किसी भी पर्सन ने ऐसे अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ लिया है तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इंडिया में जॉब करते थे, उसके बाद इनकी रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद भी कनाडा जाकर शिफ्ट हो गए। जब ये कनाडा गए तो इनके साथ इनके बच्चे भी कनाडा चले गए। अब मिस्टर एक्स और उनके बच्चे कनाडा जाकर रहने लगे। कनाडा में ही मिस्टर एक्स के जो बच्चे हैं उनकी शादी हुई और उसके बाद में इनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स गए थे, मिस्टर एक्स कनाडा गए थे, इनके सन गए थे, फिर सन की कनाडा में शादी हुई और इसके बाद इनके भी बच्चे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है ये तो सिटीजन ऑफ इंडिया है क्योंकि इन्होंने इंडिया में बर्थ लिया था, इनके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन थे। ये जो सन है ये भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी इंडिया में बर्थ लिया था और इनके पेरेंट भी इंडियन सिटीजन है। बट ये जो चिल्ड्रन है, इनके जो बच्चे हैं, ये इंडिया के सिटीजन नहीं है क्योंकि इनका बर्थ कहां पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। बट क्योंकि इनके पेरेंट्स, मतलब कोई भी हो सकता है, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट कोई भी, बट ये क्या है? ये इंडिया के कौन थे? सिटीजन थे। इन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ लिया था, तो इस वाले केस में ये कौन माने जाएंगे? ये माने जाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो ये कौन माने जाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और एज ए पर्सन को बोला जाता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। मतलब आप इंडिया के सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो बट आप नॉन रेसिडेंट हो, आप इंडिया में रहते नहीं हो, तो ऐसे पर्सन को एनआरआई बोला जाता है। अब होता क्या है कि इनकी मिस्टर एक्स तो गए थे कनाडा, अपनी फैमिली को लेके गए थे, बट इनके जो ब्रदर है, सिस्टर है, इनकी पूरी फैमिली तो इंडिया में है। अब जब क्या होते हैं, बच्चों के हॉलीडेज होते हैं ना, थोड़ा टाइम मिलता है तो इनका मन करता है कि हम भी इंडिया जाकर घूम कर आए। तो अब जब ये इंडिया आते हैं, अब जब ये इंडिया आएंगे और इंडिया आकर रहने लगेंगे, और इस वाले केस में जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है ये कंडीशन लगाना स्टार्ट कर देगा कि 182 डेज या उससे ज्यादा रह लिए तो रेसिडेंट बन गए। अगर 182 डेज नहीं रहे हैं बट 60 डेज या उससे ज्यादा रह लिए, और अगर लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा रह लिए तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे। इतनी सारी कंडीशंस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये लोग इंडिया आएंगे ही नहीं, क्योंकि रेसिडेंट अगर बन गए ये किसी साल तो इनको अपनी फॉरेन इनकम, कनाडा में इनकम अर्न की है या फिर दुनिया में कहीं भी इनकम अर्न की है, उस पर इनको इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो ये विजिट करने आएंगे ही नहीं, मिलने आएंगे ही नहीं। तो इस वाले केस में इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप केवल फर्स्ट कंडीशन चेक कर लो, 182 डेज या उससे ज्यादा रह लिए
तो रेसिडेंट, अदरवाइज आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। 60 डेज वाली कंडीशन आपको चेक नहीं करनी। तो 3 कंडीशंस आपको समझ में आ गई। 2 ऐसे पर्सन जो इंडिया से जा रहे हैं, एक एम्प्लॉयमेंट पर्पज से या फिर दूसरे कौन, जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर्स हैं। तो फर्स्ट कंडीशन चेक कर लो, सेकंड कंडीशन पे नहीं जाना। सेकंड जो है, जो इंडिया में आ रहे हैं, जो एनआरआई हैं, जो कि सिटीजन भी हो सकते हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हैं। सिटीजन ना हो बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो, वो भी अगर वो इंडिया को विजिट कर रहे हैं तो उस वाले केस में भी आप फर्स्ट कंडीशन को चेक कर लो, ठीक है। बट यहाँ इस वाले केस में क्या है कि ऐसे पर्सन की जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपीस तक ही होनी चाहिए। अगर इन लोगों की कोई इंडियन इनकम है तो 15 लाख तक ही हो, तभी फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। अगर इन लोगों की इंडियन इनकम 15 लाख अबव हो जाती है तो फिर आपको दोनों ही कंडीशंस चेक करनी होंगी। ओके, तो अगर ऐसे पर्सन की इनकम जो इंडिया को, जो एनआरआई है, इंडिया को विजिट कर रहे हैं बट इंडियन इनकम इनकी 15 लाख अबव है, तो फिर दोनों कंडीशंस इनको चेक करनी होगी। एक रिलीफ इनको दिया गया है, क्या, जो सेकंड कंडीशन में जनरली 60 डेज की कंडीशन थी, यहां पर 120 डेज उनके लिए कर दिया गया है। तो अगर 180 फर्स्ट कंडीशन क्या है, 182 डेज या उससे ज्यादा रह लेती हैं तो रेसिडेंट बन जाएंगे। 182 डेज से कम रहते हैं बट 120 डेज उससे ज्यादा रह लेते हैं, प्लस लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज और उससे ज्यादा रह लेते हैं, तो ये पर्सन फिर रेसिडेंट बन जाएंगे। अदरवाइज कौन होंगे, नॉन रेसिडेंट। एक कॉन्सेप्ट और है डीम्ड रेसिडेंसी का। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, ये बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कहता है कि कोई पर्सन इंडिया में कितने दिन के लिए रहा था या नहीं रहा था, हमें ये चेक ही नहीं करना। हम मान लेंगे कि आप इंडिया के कौन हो, रेसिडेंट हो। तो डीम्ड रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है, आप समझ गए सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, जिसने इंडिया में बर्थ लिया है और उसके साथ में उनके पेरेंट्स भी, पेरेंट में से कोई एक या दोनों इंडिया के सिटीजन है। ओके, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, या फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है और वो पर्सन इंडिया का नॉन रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट नहीं है, तो देखिए सिटीजनशिप और रेसिडेंसी ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट जो होती हैं। कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है बट हो सकता है कि वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो, है ना, क्योंकि रेसिडेंसी जो है वो डिपेंड करती है कि आप इंडिया में कितने दिन के लिए रहते हो। तो आप इंडिया के सिटीजन हो बट आप इंडिया में रहते नहीं हो या कम दिनों के लिए रहते हो, तो आप क्या बन जाते हो, नॉन रेसिडेंट बन जाते हो। या फिर हो सकता है कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो बट आप इंडिया में इतने ज्यादा दिन के लिए रह लिए कि आप इंडिया के रेसिडेंट बन गए, राइट। तो ये जो दोनों चीजें होती है ना, वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है बट वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट है, और वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट क्या, वो पूरी दुनिया में कहीं भी रेसिडेंट है ही नहीं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे इंडिया में कंडीशन दे रखी है कि आप 182 डेज या उससे ज्यादा रहते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हो। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंडीशन है। कोई कंट्री कहती है कि आप 90 डेज या उससे ज्यादा रह लोगे तो रेसिडेंट बन जाओगे, कोई कंट्री कहती है 40 डेज या उससे ज्यादा रह लोगे तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो इंडिया में 182 डेज से कम रहे, ठीक है, दूसरी कंट्री में 90 डेज से कम रहे, तीसरी कंट्री में वो 40 डेज से भी कम रहे। तो इस तरह से वो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी कंट्री का रेसिडेंट ही नहीं बनता है। इसके साथ ही वो कहीं किसी कंट्री में टैक्स ही पे नहीं करता, टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, कहीं इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है, कहीं पर वो इतनी इनकम ही अर्न नहीं कर रहा कि उसको टैक्स पे करना हो, ठीक है, तो किसी भी रीजन से वो कहीं भी टैक्स को पे नहीं कर रहा। फोर्थ कंडीशन क्या है कि उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारे रेसिडेंट बन जाओगे, इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा कि कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें ये देखना होता है कि वो पर्सन इंडिया में कितने दिन के लिए रहा है। अगर वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रह लेता है वो रेसिडेंट बन जाता है। अगर वो 182 डेज नहीं रहता तो 60 डेज या उससे ज्यादा रह लेता है, प्लस लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज और उससे ज्यादा रह लेता है, तो भी वो इंडिया का रेसिडेंट
बन जाता है। बट 3 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट कहती है ओनली फर्स्ट कंडीशन देख लो, आप अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रह लेते हो तो रेसिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। कौन सी कंडीशन है? 2 पर्सन ऐसे हैं जो इंडिया से जा रहे हैं, कौन से? इंडिया के सिटीजन है, बट वो जा क्यों रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया से बाहर जा रहे हैं, या फिर वो इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं और वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक कर लो। थर्ड केस क्या है कि कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है, एनआरआई है, इंडियन सिटीजन है, या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया आ रहा है, विजिट करने आ रहा है। ओके, तो इस वाले केस में भी आप फर्स्ट कंडीशन को चेक कर लो। बट अगर ऐसे पर्सन की इंडियन इनकम 15 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाती है तो दोनों कंडीशन चेक करनी होती है। बट जो सेकंड कंडीशन है उसमें रिलीफ दिया गया है, 60 डेज की जगह 120 डेज देख लो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे। एक केस हमने देखा डीम्ड रेसिडेंसी का, यहाँ तो आपको चेक ही नहीं करना होता है कि कोई पर्सन इंडिया में कितने दिन के लिए रहा है ना, यहाँ पर चेक ही नहीं करना। कुछ कंडीशंस है, 4 कंडीशंस दे रखी हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए केस में वो इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि कोई पर्सन या तो इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो बात ही खत्म, लेकिन अगर वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा तो हमको फर्दर ये चेक करना होगा कि क्या वो इंडिया का ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या वो इंडिया का नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। अब ये क्या होता है? तो कोई पर्सन इस साल तो इंडिया का रेसिडेंट बन गया, फिर हम उसकी पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे, पास्ट ईयर्स को देखेंगे। पास्ट ईयर्स भी वो इंडिया में ही रहता है, वो जनरली इंडिया में ही रहता है, ठीक है। तो वो हो गया भाई इंडिया का ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, की रेसिडेंट भी है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी है, इंडिया में ही रहता है ज्यादातर, गया होगा तो कभी कभी चला गया होगा घूमने, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि इस साल तो वो रेसिडेंट बन गया, इस साल तो वो ज्यादा दिन रह लिया इंडिया में, इंडिया का रेसिडेंट बन गया। बट हम पास्ट ईयर्स को अगर हम चेक करें तो वो इंडिया में ज्यादा रहता नहीं है, कभी कभी इंडिया आया है या इंडिया आया ही नहीं है। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि भाई रेसिडेंट तो है बट वो नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो हमको ये भी चेक करना होता है। तो इसके लिए क्या है, फर्दर कुछ कंडीशंस बता रखी है, अब हम वो चेक करेंगे। रेसिडेंट बन गए हो, अब हम 2 कंडीशंस को और चेक करेंगे। अगर वो कंडीशंस को आप क्या कर देते हो, फुलफिल कर देते हो, तो आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाओगे। और अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप रेसिडेंट तो हो बट आप नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाओगे। अब उन कंडीशंस को देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर 2 एडिशनल कंडीशंस दे रखी हैं और ये दोनों ही एडिशनल कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप बेसिक कंडीशन देख रहे थे कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो उस वाले केस में तो 2 में से एक कंडीशन फुलफिल करनी होती थी, ठीक है। कोई एक भी फुलफिल हो जाएगी तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। बट आप रेसिडेंट तो बन गए, अब आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, तो ये इसको चेक करने के लिए आपको दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तभी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोले जाओगे। क्या कंडीशंस है आप ये देख लो। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए देख रहे थे ना आप कि आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो या नहीं हो, तो इसके जो पास्ट 10 ईयर्स है, ठीक है, जो लास्ट 10 ईयर्स है आप उसको चेक करो। इसको नहीं देखना, इसके लास्ट 10 ईयर्स को देखना है। इन लास्ट 10 ईयर्स में से किसी भी 2 साल अगर कोई पर्सन क्या है, रेसिडेंट है, ठीक है, इनमें से जो लास्ट 10 ईयर्स है उसमें से किसी भी 2 साल अगर पर्सन रेसिडेंट बन जाता है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोला जाएगा। ओके, किसी भी 2 साल, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, आप इसके लास्ट 7 ईयर्स देख लो और उसमें देख लो कि वो पर्सन टोटल मिलाकर 730 डेज या उससे ज्यादा रह लिया था। अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गई तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? ओके, तो हमको क्या चेक करना है, पहले रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट है, बात ही खत्म। अगर रेसिडेंट है तो फिर हमको उसके पास्ट ईयर्स भी चेक करने पड़ेंगे आईटीआर फाइल करने से पहले, जिससे हमें स्टेटस पता चले कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, क्योंकि इस वाले केस में भी जो टैक्सेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब हमने देखा कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो 3 तरह के होंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं। जो नॉन रेसिडेंट होगा उसको तो इंडियन इनकम पर ही टैक्स पे करना होगा। जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा उसको
ग्लोबल जो इनकम होगी उस पर टैक्स पे करना होगा। रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा, इसके बारे में अभी हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, ये नॉन रेसिडेंट भी है, रेसिडेंट तो बन गया बट नॉन रेसिडेंट भी रहता है ये, है ना। पुराने सालों में अगर हम टोटल मिलाकर देखें तो ये यूजुअली नॉन रेसिडेंट ही है, तो ये दोनों का मिक्सचर है। इसका टैक्सेशन अभी हम समझेंगे। इतनी समझ में आ गई। अब जो हमारी इनकम होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। कौन सी इनकम होती है? इंडियन इनकम हो सकती है और फॉरेन इनकम हो सकती है। इंडियन इनकम क्या होती है कि अगर आप कोई इनकम इंडिया में रिसीव कर लेते हो, जैसे कोई पर्सन है, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो इंडिया के बाहर रहे, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, बट वो किसी भी तरीके की इनकम इंडिया में रिसीव कर रहा है, चाहे अगर कैश में रिसीव कर रहा है तो वो इंडियन इनकम बन गई, या फिर वो इंडिया के बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है तो भी वो इंडियन इनकम बन गई, ठीक है। तो इंडियन इनकम में फर्स्ट क्या है कि आप इंडिया में किसी भी तरह की इनकम रिसीव कर लेते हो तो वो बोली जाती है आपकी इंडियन इनकम। या फिर अगर आपका इंडिया में सोर्स जनरेट हो जाता है इनकम का, ठीक है, सोर्स जनरेट हो जाता है इनकम का, तो भी वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाती है। तो या तो सोर्स जनरेट हो गया हो, सोर्स नहीं तो आपने रिसीव कर लिया हो, ठीक है। भले ही इनकम कहीं भी अर्न की हो बट आपने इंडिया में आकर उसको रिसीव कर लिया तो वो आपकी इंडियन इनकम बन जाएगी। और अगर आपने क्या किया, इनकम अर्न भी बाहर की, आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आउटसाइड इंडिया है और आप रिसीव भी आउटसाइड इंडिया करते हो, तो फिर क्या बन जाएगी, इस तरह की इनकम बन जाएगी आपकी फॉरेन इनकम। क्लियर। अब रिसीव तो आपको समझ में आ गया होगा। सोर्स कैसे जनरेट होगा इंडिया में जिससे वो इंडियन इनकम बन जाए, इसको इनकम टैक्स एक्ट में बोला है, अगर वो आपको एक्रू हो जाती है या फिर अराइज हो जाती है इन इंडिया। ओके, इनकम टैक्स एक्ट की जो लैंग्वेज है वो है, अगर एक्रू हो जाती है, अराइज हो जाती है तो भी वो इंडियन इनकम मानी जाती है। इसको हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि अगर सोर्स आपका इंडिया में जनरेट हो जाता है। अब इसको समझते हैं। तो सोर्स कैसे, जैसे किसी पर्सन को सैलरी रिसीव हो रही है, अब सैलरी चाहे इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है बट वो कोई इंडियन कंपनी पे कर रही है या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, जैसे फॉरेन में इंडियन एम्बेसीज होती हैं, उसमें क्या है कि इंडियन पर्सन होती हैं, जो इंडियन एम्बेसी होती है उसमें इंडियन पर्सन होती हैं, बट जो सैलरी है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जा रही है, तो यहाँ पे सोर्स क्या है, इंडियन सोर्स है, ठीक है। इंडिया से सोर्स जनरेट हो रहा है उनकी इनकम का, सैलरी इनकम का, तो वो उनकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से अगर किसी पर्सन की कोई हाउस प्रॉपर्टी है, नॉन रेसिडेंट है, बाहर जा रहा है, बाहर रहता है, ठीक है, इंडिया वो रहता ही नहीं है बट उसने क्या कर रखा है, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है। अब इस केस में उसने उसको रेंट पर उठा रखा है, उसकी रेंटल इनकम मिल रही है, सोर्स क्या है, इंडिया है, इंडियन इनकम है। या फिर वो उस प्रॉपर्टी को जब सेल कर रहा है, चाहे वो कहीं भी किसी भी पर्सन को सेल कर रहा है बट प्रॉपर्टी तो इंडिया में है ना, इंडियन इनकम है। ओके या फिर अगर आपने किसी पर्सन के या फिर अगर आपने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, डिवेंचर्स परचेज कर रखे हैं, अब उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, अगर आप इनको सेल कर देते हो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, क्या है, इंडियन इनकम है। या फिर आपका इंडिया में कोई बैंक अकाउंट है और उससे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, क्या है, इंडियन इनकम है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, सोर्स जो है इनकम के, सोर्स इंडिया में है। अब आप उस इनकम को कहीं भी रिसीव कर रहे हो बट वो क्या मानी जाएगी, इंडियन इनकम मानी जाएगी। या फिर सोर्स हो सकता है आउटसाइड इंडिया है बट उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो आप इंडिया में रिसीव कर रहे हो तो भी वो इंडियन इनकम मानी जाती है। क्लियर हो गया। तो हमने समझ लिया कि रेसिडेंट कौन होता है, रेसिडेंट समझ लिया, तो हमने ये समझ लिया कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कौन होता है, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कौन होता है। उसके बाद में हमने ये भी समझ लिया कि इंडियन इनकम क्या होती है और फॉरेन इनकम क्या होती है। इंडियन इनकम हमने अच्छे से समझ लिया, क्यों, क्योंकि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा तो उसको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पर ही टैक्स पे करना होगा। ग्लोबल इनकम जहां भी वो इनकम को अर्न कर रहा है टैक्स पे करना होगा इंडिया में। और जो नॉन रेसिडेंट है उसको केवल जो इंडिया में, चाहे वो रिसीव कर रहा हो चाहे वो अर्न कर रहा हो या फिर दोनों चीजें हो, इस पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। करते हैं यहाँ देखते हैं कि जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, ओके, वो क्या है, उसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना होगा, इंडियन इनकम पे टैक्स पे करना होगा, यस करना होगा। और जो फॉरेन इनकम है उस पर भी उसको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ये भी फॉरेन इनकम है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी बट है ये भी फॉरेन इनकम। तो जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको सारी की सारी इनकम पे टैक्स पे करना होगा।
जो नॉन रेसिडेंट होता है उसको केवल इंडियन इनकम पर टैक्स पे करना होता है, फॉरेन इनकम पर उसको इंडिया में टैक्स पे नहीं करना होता, ना ही उसको किसी भी तरीके की अपनी फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट इंडिया में शो करनी होती है, बिल्कुल शो नहीं करनी होती है। बस जो इंडिया में उसने इनकम अर्न की है या रिसीव की है उसी पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना होता है, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद में ये थर्ड तरह के कैटेगरी है। ये जो पर्सन होता है ये दोनों का मिक्सचर होता है। ये पर्सन बेचारा रेसिडेंट तो बन गया, इस साल ये रेसिडेंट तो बन गया, बट ये नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये जनरली इंडिया में रहता नहीं है, तो ये दोनों तरह के का मिक्सचर है। तो इस पर्सन को नॉन रेसिडेंट ही माना जाता है, ये चीज आप समझ लीजिए। रेसिडेंट है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो ये वाला जो पर्सन होता है ये नॉन रेसिडेंट ही कंसीडर किया जाता है। तो इंडियन इनकम पर तो ये भी टैक्स पे करेगा, इंडियन इनकम पर तो हर तरह का पर्सन इंडिया में टैक्स पे करेगा। फॉरेन इनकम इसकी जो होगी इसको टैक्स पे नहीं करना होगा, इसको भी नहीं करना और इसको भी नहीं करना। बट क्योंकि ये इस साल रेसिडेंट बन गया है तो फिर इसको कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा ही, अगर ये रेसिडेंट बन गया है तो जब ये रेसिडेंट बन गया है तो एक फॉरेन इनकम है जिस पर इसको इंडिया में भी टैक्स पे करना होगा। अगर ये कोई बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है, बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, लेट सपोज इसकी शॉप है आउटसाइड इंडिया है, ओके आउटसाइड इंडिया ही अपनी शॉप चला रहा है, तो इसकी सोर्स क्या हो गया आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया ही ये उस बिजनेस से इनकम को रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो रिसीव भी आउटसाइड इंडिया कर रहा है, तो ये कौन सी इनकम बन गई, ये उसकी फॉरेन इनकम है, ये उसकी फॉरेन इनकम है। बट अगर ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, अगर ये बिजनेस किसी भी तरह से इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो इस तरह की जो बिजनेस इनकम होगी इस पर इसको इंडिया में भी टैक्स पे करना होगा। या फिर अगर ये कोई प्रोफेशनल है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, जो पेमेंट है वो भी इसको आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हो रहा है, ये फॉरेन इनकम है, बट इसका जो प्रोफेशनल सेटअप है वो इंडिया में है, तो इस वाले केस में उसको इंडिया में ही टैक्स पे करना होगा। समझ आ गया। बट अगर नॉन रेसिडेंट है, इस तरह का कोई कंट्रोल है या प्रोफेशनल सेटअप उसका इंडिया में है, बट इनकम तो उसकी फॉरेन इनकम ही है, आउटसाइड इंडिया ही सोर्स जनरेट हो रहा है, आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हो रही है, तो इसको इस पर टैक्स पे नहीं करना। तो इस तरह का टैक्सेशन होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का एंड नॉन रेसिडेंट का। अब जब हम एक नॉन रेसिडेंट का आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो नॉन रेसिडेंट का जब हम आईटीआर फाइल करेंगे, देखो रेसिडेंट का आईटीआर फाइल करेंगे तो वो तो सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे ही कर देंगे। नॉन रेसिडेंट का जब हम आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो उस वाले केस में जो उसने इंडिया में इनकम अर्न की होगी सिंपली हमें उस पर टैक्स पे करना होगा। इनकम तो हमको समझ में आ गई, अब टैक्स की रेट क्या होगी, तो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को भी सेम स्लैब रेट मिलती है जो कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, तो एनआरआई को भी स्लैब रेट से ही टैक्स पे करना होता है, और इनकी जो स्लैब रेट होती है वो अलग नहीं होती, जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट की स्लैब रेट होती है, सेम स्लैब रेट एनआरआई को भी मिलती है। क्लियर। तो जो उसकी सैलरी इनकम होगी उस पर उसको नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम होगी, स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम उसको रिसीव होगी, स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। ठीक है। बट ये जो होती है एक कैपिटल गेन की इनकम जो होती है उसमें जो रेसिडेंट होते हैं उनके ऊपर भी स्पेशल टैक्स रेट लगती है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट का कोई एनआरआई है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, उस हाउस प्रॉपर्टी से जब उसको रेंट रिसीव होगा तो उस पर तो उसको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। बट अगर जब वो उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल करता है तो अगर वो 2 साल के अंदर अंदर, जब उसने एक्वायर की थी उसके 2 साल के अंदर अंदर ही उसको सेल कर देता है तो वो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर उसको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। जैसे एक रेसिडेंट इंडिविजुअल स्लैब रेट से टैक्स पे करता है, सेम उसको भी स्लैब रेट से ही टैक्स पे करना होता है। बट अगर वो उस प्रॉपर्टी को मिनिमम 2 इयर्स के लिए होल्ड करता है, उसके बाद में उसको सेल करता है, तो उस वाले केस में उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाता है। और ये जो गेन होता है कैसे निकालते हैं हम, उसका जो सेल प्राइस होगा उसमें से उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी प्रॉपर्टी के माइनस करने के बाद में इसका कैपिटल गेन आ जाता है। इस कैपिटल गेन पर इसको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता एनआरआई को। क्लियर।
उसके बाद में अगर एनआरआई क्या करता है, किसी इंडियन कंपनी के लिस्टेड शेयर्स को एक्वायर करता है, जब शेयर्स को एक्वायर करता है तो उस वाले केस में उस पर जो डिविडेंड इनकम रिसीव होती है उस पर तो उसको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। बट उन शेयर्स को जब वो सेल करता है विद इन वन ईयर सेल करता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% की रेट से टैक्स पे करना होता है। बट 1 ईयर होल्ड करने के बाद में जब वो कभी भी सेल करता है तो ऐसे गेन्स को बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर उसको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। बट 1,25,000 रुपीज की जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो एनआरआई को भी अवेलेबल होती है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उसमें से जो 1,25,000 होती है उतने तो एग्जेम्प्ट होते हैं, उसका अबव अगर कोई कैपिटल गेन है तो उस पर 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। क्लियर? तो ये हमने समझ लिया नॉन रेसिडेंट का टैक्सेशन क्या होता है, उस पर टैक्स रेट्स क्या एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब आप एनआरआई का आईटीआर फाइल करोगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स? ओनली आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 फॉर्म ही अवेलेबल होते हैं एनआरआई को, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म एप्लीकेबल उनके ऊपर नहीं होते। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेक्शन 87A की जो रिबेट होती है वो एनआरआई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, इस रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। ये रिबेट क्या होती है? जनरली आपने देखा होगा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 3 लाख, वहां तक टैक्स पे नहीं करना होता, उसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। बट इफेक्टिव हम टैक्स देखें तो 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाता है। तो 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स जीरो हो रहा है वो सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से ही होता है, जो कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये बेनिफिट मिलता है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट फ्रॉम एनआरई अकाउंट एंड एफसीएनआर अकाउंट ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। जो एनआरई अकाउंट होता है जिसमें फॉरेन करेंसी मेंटेन की जाती है, जो इंडिया में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो इसकी जो इंटरेस्ट रिसीव होती है एनआरआई को वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। क्लियर? एनआरआईज डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज फॉरेन एसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई एनआरआई होता है तो लोग सोचते हैं कि उसकी इंडियन इनकम पर तो उसको टैक्स पे करना है और जो फॉरेन की एसेट्स है जितनी वो भी डिस्क्लोज करनी होती है। नहीं, एनआरआई को केवल इंडियन इनकम पर टैक्स पे करना होता है। फॉरेन में उसकी कोई भी एसेट है उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कितनी इनकम है उसको कुछ डिस्क्लोज नहीं करना होता है। बट अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल होता है उस केस में उसको अपनी फॉरेन एसेट का डिस्क्लोजर भी इंडिया में देना होता है। क्लियर? उसके बाद में चेक DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बेनिफिट इफ अवेलेबल टू एनआरआई। तो ये क्या होता है? इंडिया का काफी सारी कंट्रीज के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि लेट सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये जो पर्सन है कनाडा में रहते हैं, ठीक है, कनाडा में ही ये जनरली रहते हैं, कनाडा में रहते हैं तो ये इंडिया के क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट हो गए। बट इंडिया से ये किसी इनकम को अर्न कर लेते हैं, इनकी कोई इंडियन इनकम भी है। अब इंडिया का कनाडा के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अब इंडिया में इनकम को अर्न कर रहा है तो इंडिया में तो उसे टैक्स पे करना ही होगा, और वो क्योंकि कनाडा का रेसिडेंट है तो जब वो वहां पर आईटीआर फाइल करेगा तो वहां पर भी उसको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ तो डबल टैक्सेशन हो गया, इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा है एंड सेम इनकम पर कनाडा में भी टैक्स पे कर रहा है। तो क्योंकि इंडिया का कनाडा के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो इससे क्या होगा, जो इनकम है तो या तो उस इनकम पर उसको कनाडा में टैक्स पे नहीं करना होगा, या फिर अगर करना होगा तो लोअर रेट से टैक्स पे करना होगा। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो पर्सन को जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है वहां पर वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है जिस पर उसने दूसरी कंट्री में टैक्स पे किया हुआ है, या फिर उस इनकम पर उसको लोअर रेट से टैक्स पे करना होता है। ये चीज है द डे ऑन विच एनआरआई एंटर्स इंडिया। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम चेक करते हैं ना कि 182 डेज है उससे ज्यादा रह लिया, या 60 डेज है उससे ज्यादा रह लिया, प्लस 365 डेज उससे ज्यादा रह लिया। अब ये डेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जब कोई पर्सन इंडिया में आता है और जब वो इंडिया से जाता है, इन दोनों दिनों को इंडिया में जो डेज हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड किया जाता है। तो जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है और इंडिया से जा रहा है दोनों ही डेज को इंक्लूड किया जाएगा, ओके, डेज की कैलकुलेशन में। क्लियर? ओके, तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड उसके टैक्सेशन के बारे में वीडियो। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी।
एंड समझ में भी आई होगी। वेल्थ कॉन इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहेगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।